गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज वाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपना जो है अंतिम पड़ाव है, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। इससे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर एक वीडियो आ चुका है, और उसमें मैंने बताया था आपको कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है और राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है जो गुजरात से लगते हुए है, और इस इलाके में चूँकि गुजरात टच में है, गुजरात में इस वंश की स्थापना हुई, और गुजरात में प्रतिहारों की शाखा का जो विस्तार हुआ उसको गुर्जर प्रतिहार कहा गया गुजरात के कारण से। इन्होंने प्रारंभिक रूप से जिस साम्राज्य की स्थापना की वो मंडोर शाखा कहलाई। दो शाखाओं का विस्तार हुआ इसमें, एक मंडोर शाखा, एक भीनमाल शाखा। सबसे पहली मंडोर शाखा, जिसके आदि पुरुष या संस्थापक कहें राजा हरिश्चंद्र थे, और उसके पश्चात एक दूसरी और महत्वपूर्ण शाखा का विस्तार हुआ, वो था भीनमाल शाखा, जो नागभट्ट प्रथम के समय प्रारंभ होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। ये गुर्जर प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा थी, ये उस समय के, चूँकि 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है, उस समय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रही। पहले के वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर एक तत्कालीन समय की 3 भारतीय शक्तियों के बीच में जो शक्ति संघर्ष हुआ, जिसे उस समय की राजनीति में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश शामिल था। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो द्वितीय शासक थे वत्सराज ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, और पहली और अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की ही हुई थी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों के अलावा बंगाल का पाल वंश और दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट वंश शामिल था। राष्ट्रकूट वंश पहला ऐसा वंश था जिसने दक्षिण भारत का होने के बावजूद भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, जिसमें नागभट्ट प्रथम भी शामिल था और वत्सराज भी शामिल था, इनकी बातें अपन पहले के वीडियो में कर चुके हैं, और आज इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और दूसरी कड़ी के रूप में अपन बात करेंगे आज नागभट्ट द्वितीय की। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का काल 815 से 833 ईस्वी तक रहा, और ये वत्सराज का पुत्र था और गुर्जर प्रतिहार का एक शक्तिशाली शासक था। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना। नागभट्ट प्रथम, जिसने भीनमाल शाखा की स्थापना की, उसका पुत्र वत्सराज, और वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय। अभी मैंने आपको बताया कि वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी और इसको आगे बढ़ाया नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट द्वितीय का काल 815 से 833 माना जाता है। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। पहले के जो शासक हुआ करते थे वो विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते थे, अपने नाम के समक्ष उपाधियां स्थापित करते थे, ताकि उसका जो वर्चस्व है वो वर्चस्व स्थापित रहे। और इसी कड़ी में नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। साम्राज्यवादी शासक इस रूप में कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत से राज्यों को पराजित करके इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को 816 ईस्वी में हराकर कन्नौज पर अधिकार किया। सबसे पहला जो आक्रमण था, हालांकि गुर्जर प्रतिहारों के पहले शासक नागभट्ट प्रथम ने जब इसकी स्थापना की थी तो वत्सराज ने इसको आगे बढ़ाया और कन्नौज पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी स्थापित किया था, और नागभट्ट द्वितीय ने भी कन्नौज को अपने अधीन बनाए रखा और कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी के रूप में इसने स्थापित किया था। इसके पश्चात मत्स्य राज्य, जो कि राजस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित था। तुरुष्क, ये एक मुस्लिम राज्य था। वत्स, जिसे कौशाम्बी भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में था। इसके अलावा काठियावाड़ यानी गुजरात, मालवा राजस्थान गुजरात, और किरात यानी हिमाचल, ये ऐसे राज्य थे जिनको इसने पराजित करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसी कारण से इसको साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। इसने
कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। हालांकि इससे पहले भी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज रही थी और मुख्य समस्या इस कन्नौज को लेकर ही थी। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो कन्नौज को लेकर ही हुआ। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 शक्तियां एक साथ छुटी थी और गुर्जर प्रतिहार ये इसके अधिकार में रहा। हालांकि समय समय पर जब संघर्ष होता तो कभी कोई कन्नौज पर अधिकार कर लेता, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने भी कन्नौज पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अभी जैसे अपन ने बात की ये त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें बंगाल का पाल वंश भी शामिल था और दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट जो वंश था वो भी शामिल था। तो नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। यानी कि इसके साथ ही एक और नया घटनाक्रम कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए धर्मपाल जो कि पाल शासक था इसको नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया। और इसी समय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के शासक नागभट्ट द्वितीय को इसने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया। यूं एक प्रकार से कन्नौज कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में आता जाता रहा और अंततः स्थायी रूप में ये गुर्जर प्रतिहारों के अधिकार में रहा था। नागभट्ट द्वितीय के लिए नागावलोक शब्द का प्रयोग होता है। नागावलोक ये एक प्रकार से उसकी उपाधि थी नागावलोक के रूप में। इसका प्रयोग ये तत्तर कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसने बुचकेला जो कि जोधपुर में है एक विष्णु मंदिर व शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नागभट्ट द्वितीय ने जोधपुर के पास बुचकेला नामक स्थान पर 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, एक शिव मंदिर था और एक विष्णु मंदिर था। इसने अपने शासन में शिव मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। शायद ये शिव भक्ति प्रदर्शित कर रहा था, हालांकि ये शिव भक्त था नहीं, फिर भी इसने जितने भी उस समय के तत्कालीन शिव मंदिर थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उन सब का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य नागभट्ट द्वितीय के द्वारा किया। ये भगवती देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ये शक्ति का उपासक था और माँ भगवती की पूजा ये करता था। अंततः इसने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय गंगा नदी में जल समाधि के साथ इसने अपने आप को समाप्त किया था। इसके पश्चात रामभद्र नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र शासक बना। हम शुरुआत से बात करेंगे। संस्थापक नागभट्ट प्रथम, उसका पुत्र वत्सराज, उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र अगला शासक बनता है। इसने केवल 3 वर्ष तक शासन किया, यानी कि कन्नौज के ऊपर शासन करने वाला सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला जो शासक था वो रामभद्र था। यह एक निर्बल शासक था जिसके समय प्रतिहार साम्राज्य में अनेक अंग स्वतंत्र हो गए थे। जो नागभट्ट द्वितीय ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिन राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो साम्राज्य रामभद्र के समय धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लग गया। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं जीर्णावस्था में पहुंच गया और जो साम्राज्य के भाग कभी नागभट्ट द्वितीय के समय हुआ करते थे वो राज्य धीरे धीरे रामभद्र के समय स्वतंत्र हो गए थे और प्रतिहार साम्राज्य से अलग हो गए थे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार रामभद्र सूर्य भक्त था। इसने अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा। मिहिर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य, जो मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और चूंकि ये ग्वालियर अभिलेख बताता है कि रामभद्र सूर्य भक्त था और सूर्य भक्ति के कारण से अपने पुत्र का नाम सूर्य के नाम पर इसने रखा था। अगला शासक होता है मिहिर भोज प्रथम 836 से 885। इतिहास में मिहिर भोज राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध। अगर अपन कहानियों के ऊपर, किस्से कहानियों के ऊपर बात करें, किंवदंतियों के ऊपर बात करें तो भारत के इतिहास में एक कहानी प्रचलित है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी एक सिंहासन होता है जो इस मिहिर भोज, जिसे हम राजा भोज के नाम से जानते हैं, मिहिर भोज को प्राप्त होता है। उसके ऊपर 32 पुतलियां लगी होती है जो राजा विक्रमादित्य की कहानियां मिहिर भोज को सुनाती है। मिहिर भोज को जब ये सिंहासन प्राप्त होता है खुदाई में, तब वो उसको ऊपर आसन ग्रहण करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो हर बार पुतली उसको रोक देती है और राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है और इस कारण से राजा भोज इस सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पाते। ये जो किंवदंतियां है ये इसी मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक शासक था
उसके नाम से जुड़ी हुई है, जिसको इतिहास में राजा भोज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मिहिर भोज का काल गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल था। ये शायद इसी कारण से, क्योंकि इसने एक बहुत लंबा समय तक शासन किया था, 836 से 885, लगभग 50 साल तक इसने शासन किया था, और इसका शासन अपने आप में ऐतिहासिक था। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल मिहिर भोज के शासनकाल को कहा जाता है। इसकी उपाधियाँ थी आदि वराह और प्रभास, ये इसकी उपाधि थी। इसके पिता का नाम था रामभद्र और माता का नाम था अप्पा देवी। रामभद्र का ये पुत्र था, जिसको इतिहास में राजा भोज के नाम से जाना जाता है। यह राजा भोज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध था और भगवान विष्णु का परम भक्त। आदि वराह जो इसकी उपाधि आई है वो इसी कारण से आई है कि अपने आप को भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक मानता था, और इसी कारण से उसने उपाधि धारण की थी आदि वराह। इतिहास में राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध रहा है। कश्मीरी कवि कल्हण ने राजतरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन किया है। हमें जो कल्हणी की जो पुस्तक मिलती है राजतरंगिणी, जो कश्मीरी कविता, इसमें जो कुछ भाग है, कुछ अलग हिस्सा है, जिसमें हमें राजा भोज यानी कि मिहिर भोज की जो प्रमुख उपलब्धि है, उन उपलब्धियों का जिक्र इसमें प्राप्त होता है। मिहिर भोज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। जब तक मिहिर भोज शासक रहा गुर्जर प्रतिहारों का, तब तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा, उनके आधिपत्य में रहा। और मिहिर भोज ने भी नागबड़ द्वितीय की भांति एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जो राज्य या जो अंग रामभद्र के समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश से या साम्राज्य से अलग हो गए थे, उन सबको मिहिर भोज ने पराजित करके वापस अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, और वापस से नागबड़ द्वितीय की ही भांति एक विशाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना मिहिर भोज ने की थी। और फिर जब तक मिहिर भोज रहा तब तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा और उनके आधिपत्य में रहा। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो उस समय मिहिर भोज के रहते किसी भी शक्ति की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कन्नौज के ऊपर एकाधिकार स्थापित कर सके। इसलिए मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मिहिर भोज ने चंदेल शासक जय शक्ति को पराजित कर कालिंजर पर भी अधिकार किया था, यानी कि अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करता चला जा रहा था। और मिहिर भोज ने चंदेल शासक जय शक्ति को भी पराजित किया था। चंदेल मध्य प्रदेश में स्थापित है, वहां पर भी इसने पराजित करके कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया था। इसने वराह नामक चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। वराह, ये अभी जैसे कि बात की, आदि वराह के नाम से इसकी स्वयं की उपाधि भी थी। भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु के नाम पर ही इसने कार्य किया था। वराह नामक चांदी के और तांबे के सिक्कों का प्रचलन भी भगवान विष्णु के उपासक होने के नाते इसने किया था। मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अरब यात्री अरब से भारत आया था। हमने बात की थी कि जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई उस समय चीनी यात्री वेनसांग भी भारत आया था, और मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसने मिहिर भोज को अरबों का शत्रु बतलाया। इसने अपनी पुस्तक में मिहिर भोज को अरबों का शत्रु बतलाया था, क्योंकि मिहिर भोज ने अरबों का विनाश किया। तो जो भी अरब आक्रमण है उस समय भारत में हुए थे, सभी आक्रमणों का सामना मिहिर भोज ने किया था। और यत्र मिहिर भोज ने अरबों को बहुत बुरी तरह से पराजित भी किया और उनकी मारकाट भी मचाई थी। और मिहिर भोज के होते अरब भारत में आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए, और इसी कारण से सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का शत्रु बतलाया। सुलेमान के द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम था सलसलालु तवारीख। ये सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था, जिस पुस्तक में मिहिर भोज को अरबों का शत्रु बतलाया गया। अगला शासक हुआ महेंद्र पाल प्रथम, और इसका शासनकाल था 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम शासक बना। क्रमशः कड़ी चल रही है। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम, उसके पश्चात वत्सराज, उसका पुत्र रामभद्र, उसका पुत्र मिहिर भोज और उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम जो मिहिर भोज का पुत्र था, मिहिर भोज की मृत्यु के पश्चात 885 ईस्वी में शासक बनता है और 910 ईस्वी तक वो शासक रहता है। इसके दरबार में राजशेखर कवि ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा,
विद्वेषाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास आदि ग्रंथों की रचना की। इसका जो राजकवि था राजशेखर, इसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जो भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। हमें काफ़ी जगह इसका वर्णन भी मिलता है, जैसे कि कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, विद्वेषाल भंजिका है, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने का श्रेय राजशेखर को जाता। राजशेखर इसके पश्चात जो महिपाल प्रथम था उसका भी राजकवि बना रहा। महेंद्रपाल प्रथम ने परम बटारक, महाराजाधिराज, परम भागवत, चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भय राज तथा परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक ऐसा शासक जिसने सबसे ज्यादा उपाधियां धारण की थी वो महेंद्रपाल प्रथम था। परम बटारक, महाराजाधिराज, परम भागवत, चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भय राज और परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी महेंद्रपाल प्रथम ने। इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम का हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट स्वीकार किया है। इतिहासकार जो BN पाठक है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इनकी जो पुस्तक है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इस पुस्तक में BN पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का तत्कालीन समय के हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार किया और उनका मानना है कि इनके पश्चात इस प्रकार का कोई महान हिंदू सम्राट पैदा नहीं हुआ उत्तर भारत में। और इन्होंने ये जो उपाधियां धारण की है वो सारी की सारी विष्णु भक्ति से प्रेरित है। इस कारण से ये हिंदू सम्राट माना जाता था। महिपाल प्रथम, इनका शासनकाल 910 से 940 ईस्वी रहा। राजशेखर महिपाल प्रथम का भी राजकवि था। अभी जो महेंद्रपाल प्रथम का जो राजकवि था राजशेखर, जिसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, वो महिपाल प्रथम का भी राजकवि बना रहा। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि तथा आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा अपने ग्रंथों में। इसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल राजशेखर ने किया है महिपाल प्रथम के लिए। एक रघुकुल मुकुटमणि और आर्यावर्त का महाराजाधिराज। इससे ये साबित भी होता है कि आर्यावर्त यानी कि पूरे भारत का सबसे महान सम्राट जो था वो महिपाल प्रथम था। राजशेखर के अनुसार अपने ग्रंथों में इस प्रकार की भावना उसने उजागर की है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में महिपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। राजशेखर के अपन ने अभी ऊपर बात की बहुत सारे ग्रंथ इसने लिखे थे, इसने एक और ग्रंथ लिखा प्रचंड पांडव, ये महिपाल प्रथम को लेकर लिखा गया था। और इस ग्रंथ में महिपाल प्रथम की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन राजशेखर ने किया है। इसी के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत के गुजरात में आया, जिसने अपना यात्रा वृत्तांत मजरूल जहब से स्वर्णरम्य क्षेत्र लिखा। महिपाल प्रथम के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरब यात्री भी भारत की यात्रा पर, अभी अपन ने बात की कि वो सुलेमान भारत आया था और अब आया अल मसूदी। ये आया था महिपाल प्रथम के समय और अल मसूदी ने गुजरात में मुख्य रूप से भ्रमण किया और यहाँ रहकर अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था मजरूल जहब और इसको हिंदी में स्वर्णरम्य क्षेत्र लिखा है। यानी कि ये ग्रंथ जो है वो प्रमुख रूप से कन्नौज के शासकों को ध्यान में रखते हुए और गुजरात के उस समय के तत्कालीन समय के गुजरात में भ्रमण करते हुए लिखा गया था। महिपाल प्रथम के पश्चात महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय तथा उसके बाद महिपाल द्वितीय शासक बने। ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश में। महिपाल प्रथम के पश्चात महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय और महिपाल द्वितीय जैसे कमजोर शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश में हुए हैं। विजयपाल के समय ये साम्राज्य विखंडित होने लगा तथा इनके अधीन वंशों ने अपने अपने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। जिससे पहले रामभद्र के समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश या गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लग गया था, उसी भांति विजयपाल जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक कमजोर शासक था उसके समय भी ये साम्राज्य धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर बढ़ गया। और जो साम्राज्य कभी नागवट द्वितीय के समय, वत्सराज के समय, मिहिरभोज के समय हुआ करता था वो धीरे धीरे टूटने लग गया था। अगला शासक होता है राजपाल। इसके समय 1081 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। ऐतिहासिक आक्रमण
जो महमूद गजनवी का हुआ था भारत में, वो था 1081 ईस्वी में, और उसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक हुआ करता था राजपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया तो राजपाल इतना कमज़ोर शासक था कि वो कन्नौज छोड़कर भाग गया, और महमूद गजनवी ने कन्नौज के असंख्य मंदिरों को नष्ट किया। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी अरब आक्रमण भारत में हुए, उनका उद्देश्य प्रमुख रूप से भारत की अथाह जो मंदिरों में संपत्ति थी, उस अथाह संपत्ति को लूटना था और मंदिरों को नष्ट करना था। क्योंकि धर्म के नाम पर यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए महमूद गजनवी ने भी, जो उसका ऐतिहासिक सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज में जितने भी मंदिर थे उन सभी मंदिरों को नष्ट उसने कर दिया था, और उसकी अथाह संपत्ति लूट कर वो अपने साथ ले गया था। इससे नाराज होकर चंदेल शासक धंगदेव ने इसकी हत्या कर दी। जब राजपाल महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज छोड़कर भाग गया, तब चंदेल शासक धंगदेव, जो मध्य प्रदेश में चंदेल का शासक था धंगदेव, वो उससे बहुत नाराज हुआ और आखिरकार उसने राजपाल की हत्या कर दी थी। यशपाल, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यानी कि जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो यशपाल का नाम अंतिम शासक के रूप में आता है। ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया। यशपाल के समय जो साम्राज्य था ये गुर्जर प्रतिहारों का, वो पूरा का पूरा छिन्न भिन्न हो चुका था। इससे पहले जो साम्राज्य इसमें शामिल थे, धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो चुके थे, स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। और इसी समय 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। उसके पश्चात जो हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, जब पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के अजमेर के राजवंश के संस्थापक या चौहान के वंश के रूप में स्थापित होते हैं, तब इसी चंद्रदेव गढ़वाल वंश के शासकों को इसने पराजित किया था। कन्नौज पर जो उस समय इनका अधिकार हुआ करता था। चलिए, चंद्रदेव गढ़वाल ने आखिरकार प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया, जो बहुत लंबे समय तक गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के रूप में स्थापित रहा था। गुर्जर प्रतिहारों का सबसे बड़ा योगदान ओसिया में बने हुए मंदिरों पर प्रतिहार कला की छाप है। ओसिया जो कि जोधपुर जिले में है, जोधपुर के पास में है, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर भी है जो इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहारों की कला की स्पष्ट छाप यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो ओसिया में मिलती है। ओसिया में बने हुए मंदिरों में मिलती है। यहाँ शक्ति मंदिर भी है और सूर्य मंदिर भी है। क्योंकि मिहिर बोस तो खुद रामभद्र खुद सूर्य का उपासक था, इसलिए इन्होंने इन्हीं देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया था। इन्हीं के समय महामारू शैली का जन्म हुआ, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा गया। महामारू शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। इन्होंने जहाँ कहीं पर भी मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसमें एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे महामारू शैली कहा गया। क्योंकि इस महामारू शैली का विकास गुर्जर प्रतिहारों के काल में हुआ, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा गया। इसी वंश के राजाओं ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, इन्होंने जहाँ तक संभव था इन अरबों को सिंध तक रोके रखा। हालांकि भारत में ये आक्रमण इनके होते रहे। खैर, आखिरकार 1093 के आसपास जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था वो समाप्त हो जाता है और इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो जाती है। तो यह है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य राजस्थान में भी देखने को मिलता है। आज इस वीडियो के साथ न केवल गुर्जर प्रतिहार राजवंश पूरा होता है, बल्कि राजस्थान का इतिहास भी पूर्ण होता है। हमने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से राजस्थान का संपूर्ण इतिहास उस पर नज़र डाली है। हमने मेवाड़ के इतिहास से शुरू किया, मेवाड़ का इतिहास, उसके पश्चात जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का, अजमेर का, और इसके अलावा जो छोटे छोटे राजवंश थे जैसे जैसलमेर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनके ऊपर भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही,
इनके ऊपर भी नजर डाली और अंततः हमने इसका समापन किया गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आज राजस्थान का इतिहास समाप्त होता है। नई कड़ी के रूप में हम एक वीडियोस हमेशा हमारा आएगा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित। अब नई कड़ी के रूप में राजस्थान के दुर्ग अपन शुरू करेंगे। आशा वीडियो आपको पसंद आएगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।